जयपुर से खबर है, जहां राज्य युवा नीति 2026 के क्रियान्वयन को लेकर जयपुर में अंतर विभागीय बैठक हुई। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान युवा बोर्ड की अहम बैठक आयोजित हुई। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जवाब सिंह पीडिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक जो सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह के कामों को धरातल पर हम लाए हैं, चाहे 35 लाख करोड़ के एमओयू करके 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर ला करके यहाँ उद्योगों के स्थापना की बात रही हो, चाहे हम बेरोजगार युवा साथियों को सरकारी सेवा में 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दे पाए हों, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और जो पहले से स्थापित हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट और डॉक्टर्स की भर्ती करके और पूरे स्टाफ, दूसरे स्टाफ की भर्ती करके हमने चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात करी हो, चाहे किसान समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ प्रदेश की सरकार के द्वारा भी 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष में उनके खाते में अतिरिक्त डालकर 9,000 रुपये करने की बात रही हो, चाहे पशुपालकों को इलाज संबंधी चिकित्सकीय सुविधाएं और हमारे गोपाल क्रेडिट कार्ड बना करके उनको समृद्ध करने की बात रही हो, चाहे पेयजल की योजनाओं को धरातल पर लाकर हमारे जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसकी प्रगति की बात रही हो। मैं कह सकता हूं कानून व्यवस्था जिस तरह से प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, इन 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ जो गिरा है, उन सबको समावेश करते हुए महिला उत्थान की बात, गरीब कल्याण की बातें, उनको हमने करके आम जन के प्रति जवाबदेह होकर के 2 साल में हमने काम किया। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में वो बात कही है, विपक्ष हमेशा थोती बात करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करता है। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, उनके पास अपने नेताओं को महिमा मंडित करने के अलावा दूसरी कोई बात रही नहीं है। बीबी राम जी पर भी वो लोग बैफुट पर आ गए। जब किसी योजना के नाम में भगवान श्री राम का नाम आ जाता है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होना शुरू हो जाती है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण पर भी उनके लोगों ने, उनके वकीलों ने कोर्ट में जिस तरह की हास्यास्पद बातें कही थी, उस समय भी जनता में ट्रोल हुए थे और अब बीबी जी राम जी का विरोध करके भी जनता में ट्रोल हो रहे हैं। हमने उसमें श्रमिकों को श्रम दिवस बढ़ाने की बात कही है, समय पर भुगतान की बात कही है, ऑनलाइन करने की बात कही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसके प्रावधान हमने किए हैं। राज्य और केंद्र के सहयोग से योजना धरातल पर आए और किसान के समय पर जब फसल का समय होता है तो उस योजना को स्थगित करके किसान को हमारे मजदूर मिल सके, इस तरह की व्यवस्थाएं की है। तो चूंकि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है, वो किसानों के खिलाफ बात करती है, वो हमेशा धर्म के विरोधी रही है, तो वो भगवान श्री राम के खिलाफ बात करती है। उनके पास जनता के हित के मुद्दे हैं नहीं। पिछले सदन में भी उन्होंने सदन की कार्रवाई को अपने स्वयं के नेताओं या मैं बड़ा तू बड़ा के लेकर के सदन की कार्रवाई को बाधित किया था। जनहित के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं। जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश आया है जो अवैध मंदिर हटाने हैं, सड़क किनारे चौराहे पे, उनको लेके क्या करें? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो आया है, मैंने उसका भी अध्ययन किया नहीं है। अध्ययन करने के बाद उसकी क्या फाइंडिंग है, उस पर क्या लीगलिटी है, उस पर विचार करने के बाद मैं जरूर आपसे मुखातिब हूँ। मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाकर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री हर थोड़े दिन में दिल्ली जाते हैं लेकिन कुछ लेकर के नहीं आते। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के दिल्ली दौरे को लेकर हमेशा कांग्रेस प्रश्न उठाती है। माननीय भजनलाल शर्मा जी जब भी दिल्ली जाते हैं, जब वहां के मंत्रियों से बात करके, देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके, प्रदेश की सरकार आगे क्या विजन लेकर के चल रही है उसके लिए हमेशा बजटीय प्रावधान लेकर के आते हैं।
आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी को लेकर माननीय गडकरी जी से बात करके उन्होंने पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछाने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बना करके जनता को सुविधाएं देने के लिए बजट लाने की बात रही हो, चाहे हमारे ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह जी पाटिल साहब से बात करके उस बजट को बढ़ाने की बात रही हो, चाहे जेपी नड्डा साहब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हमारी चिकित्सकीय सुविधाओं में और क्या नया हो सकता है, नई तकनीक के आधार पर हम उन सुविधाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बात करते रहे हो। लेकिन कांग्रेस अपना ध्यान नहीं कर रही। कांग्रेस तो दिल्ली भागती थी अपनी सरकार बचाने के लिए। इनके विधायक भाग गए थे, उनको मनाने के लिए मानेसर जाते थे, कभी अपने नेताओं के पास जाते थे। ये जाते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं भारत सरकार से ज्यादा बजट लाकर राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकते हैं। ब्यावर के रायपुर में एक बहुत हैरान करने वाला मामला है। एक नंदी को तेल डाल करके जलाने का मामला आया। कुछ जगह गाय पे कुल्हाड़ी के हमले आए। सरकार गाय की हितैषी रही है, क्या एक्शन लिया है? देखिए, आप पिछले 2 सालों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाओं में, गौकशी की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली है। जो अपराधी इस तरह का कृत्य करते थे, कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाइयां हमने की है। कुछ घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने उस पर रिपोर्ट मांग ली है। प्रदेश में शराब की दुकानों का समय 8 बजे तक है, लेकिन कुछ जगह स्टॉक बेचने की पाबंदियां बढ़ाने, दाम बढ़ाने के बाद में ऐसी चर्चा चल रही है कि शराब की दुकानों का समय भी बढ़ाया जा सकता है। क्या मंशा है सरकार की? अभी मेरे संज्ञान में नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जयपुर से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। शिक्षक भर्ती 2012 पर एससी की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई है। लगभग 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया गया है। अधिक अंक वालों को अपॉइंटमेंट देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय से सभी याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। तो शिक्षक भर्ती 2012 पर एससी की सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार की एसएलपी खारिज की गई है। तो लगभग 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश यहां पर दिया गया है, और इसी के साथ अधिक अंक वालों को अपॉइंटमेंट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। शिक्षक भर्ती 2012 पर ये फैसला सामने आया है, और इस भर्ती पर एससी की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। सभी साथियों का लंबा मेहनत, सहयोग और संघर्ष रहा है, और इस संघर्ष के पथ पे चलते हुए आज शिक्षक भर्ती 2012 के एक इतिहास के रूप में स्वर्णिम पन्नों में हमने अपनी जीत दर्ज की है। एक लंबा वनवास जो भगवान श्री राम ने 14 साल का काटा था, हमने इस भर्ती के लिए 13 साल का काटा है। पर अपने अस्तित्व को, अपने जो भी पद स्थापन के अधिकार थे, उनको बचाने के लिए हमने ये बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है, जिसमें हमारे सबके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरुजन, सहयोगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी जो भी लोग थे, और मुख्य धारा से जुड़े हुए जो न्यायालय में हमारे वकील थे, जिनमें से मुख्य रूप से एडवोकेट कृष्टि जैन मैडम, पुनीत जी जैन साहब, पीएस पटवालिया जी साहब, और जो भी पैनल में जितने भी एडवोकेट थे, सभी का हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। और किसी भी भाई को डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य युवा नीति 2026 के क्रियान्वयन को लेकर जयपुर में अंतर विभागीय बैठक हुई। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान युवा बोर्ड की आयोजित हुई है। शासन सचिव नीरज के पवन ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं पर युवा नीति 2026 केंद्रित है। युवाओं को लाभार्थी नहीं, विकास का सक्रिय भागीदारी, सहभागी बनने पर यहाँ पर बैठक में जोर दिया गया। नेतृत्व, सामाजिक और जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विशेष फोकस यहाँ पर रहा। डिजिटल
सशक्तिकरण, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिला। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पर जोर हुआ। खेल, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता। सभी विभागों को योजनाएं युवा नीति के लक्ष्यों से जोड़ने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो राज्य युवा नीति 2026 के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जयपुर में अंतर विभागीय महत्वपूर्ण बैठक हुई है और नीरज के पवन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस बैठक संपन्न हुई। और अब भरतपुर से खबर है, जहां लुधाबाई टोल टैक्स के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सेवर लुधाबाई पुल के समीप एक ट्रेलर में पीछे से प्राइवेट बस घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा इस हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस उत्तर प्रदेश के कासगंज से जयपुर जा रही थी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लुधाबाई टोल टैक्स के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ट्रेलर की भिड़ंत हुई है। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी कि इस टक्कर में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख लीजिए कितना भीषण यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा गया है, जहां उनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बस और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हुई है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और आप दिल्ली से खबर है, जहां आज शाम को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन आज होगा। सैन्य बैंड के साथ भारत की समृद्ध सैन्य परंपरा दिखेगी। सशस्त्र बलों की शक्ति और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन आज होगा। देश की रक्षा में समर्पित वीर जवानों को राष्ट्र को उन पर गर्व है। तो गणतंत्र दिवस समारोह का आज औपचारिक समापन होगा। सैन्य बैंड के साथ भारत की समृद्ध सैन्य परंपरा दिखेगी। तो सशस्त्र बलों की शक्ति और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन आज होगा। देश की रक्षा में समर्पित वीर जवानों पर राष्ट्र को गर्व है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी मेरे सहयोगी में से जुड़ गए हैं। तो राजीव, आज दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा, तो क्या कुछ इस आयोजन में आज रहने वाला है राजीव? बिल्कुल, देखिए यह एक परंपरा है, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसके बाद ही कर्तव्य पथ पर बीटिंग रिट्रीट होता है, जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्षी दल के जो नेता होते हैं, शीर्ष नेताओं, सभी लोग मौजूद रहते हैं और इसको लोग देखते हैं। तो यह माना जा रहा है, उसी क्रम में देखा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस समापन होने के बाद जो है आज कर्तव्य पथ पर शाम को ये आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर तमाम भी वीआईपी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग मौजूद रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हिंडौन सिटी से खबर है, जहां सूरोट कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन का बुरा हाल नजर आ रहा है। योजना कागजों तक ही सीमित यहां पर रह गई है, जबकि जमीनी हकीकत में पूरा कस्बा गंदगी के ढेर में डूबा हुआ है। कॉलोनियों से लेकर बाजारों तक हर और कचरे के अंबार लगे हैं और कहीं भी कूड़ेदान यहां पर नजर नहीं आते। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नालियां चौक हो रही है और ओवरफ्लो होकर पानी सड़कों पर भर गया है और कीचड़ फैल गया है। खासकर फिर चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बौली से खबर है, जहां बौली क्षेत्र में गुरुवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जहां सुबह के समय घना कोहरा छा जाने के कारण कड़ाके की सर्दी का असर यहां पर
बढ़ गया है। जनजीवन इस कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर करीब 20 मीटर तक यहां पर सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती यहां पर नजर आई और स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों सहित आम राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर कोहरे के कारण सामने की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मौली से खबर है, जहां सुबह से ही घने कोहरे का असर लगातार जारी है और इसी के चलते ठंड भी यहां पर बढ़ गई है। तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहां पर बेहद कम हो गई, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर यहां पर वाहन चलाने पड़े हैं और इसी के साथ जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। कोटपुतली से खबर है, जहां कोटपुतली बहरोड जिले में लगातार ठंड का असर बना हुआ है। गुरुवार सुबह एक बार फिर घना कोहरा छा गया, जिससे पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया और जनजीवन यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। हालात ऐसे रहे कि 10 मीटर तक की दूरी पर भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। साथ ही कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव जलाकर राहत पाने की यहां पर कोशिश की है। तो कोटपुतली से खबर है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। सुबह से ही घने कोहरे का जो दौर है वो चालू हो गया है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहां पर बेहद कम हो गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेड़ली कटुमर क्षेत्र में इन दिनों घने कोहरे और शीतलहरों की चपेट में है। 2 दिन पहले हुई हल्की ओलावृष्टि और तेज बारिश के बाद क्षेत्र में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की सर्दी के चलते अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं खेतों में पककर तैयार खड़ी सरसों की फसल को लेकर किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। हालात को देखते हुए कठुम्बर विधायक रमेश खींची ने उपखंड प्रशासन को ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व प्रधान संजय खींची ने कहा कि विधायक रमेश खींची किसानों के हितों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं और यदि किसानों को नुकसान हुआ है तो उनकी पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। और अब जयपुर के चोमू से खबर है, जहां चोमू में घना कोहरा छा रहा, धुंध रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। घने कोहरे से चोमू में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई। सड़कों पर कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वाहनों की रफ्तार यहां पर काफी धीमी नजर आई। चोमू में न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है। तो जयपुर के चोमू से खबर, घने कोहरे से चोमू में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है और लोगों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े और जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर हुआ है। कोहरे के साथ ही ठंड भी यहां पर बढ़ गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और अब दौसा के महुआ से खबर है, जहां महुआ में कोहरे का सबसे अधिक असर नेशनल हाईवे 21 पर देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और यातायात धीमा पड़ गया। पिछले कई दिनों से मौसम के बदले मिजाज के चलते तड़के अचानक घना कोहरा फैल गया, जिससे हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को लाइट जलाकर अत्यंत सावधानी से वाहन चलाने पड़े। कम विजिबिलिटी के कारण कई स्थानों पर वाहनों की कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि सामने से आने वाले वाहन नजर तक नहीं आ रहे थे। तो दौसा के महुआ से खबर है, जहां मौसम के बदलते मिजाज से विजिबिलिटी यहां पर बेहद कम हो गई है। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नेशनल हाईवे 21 पर कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है और जनजीवन इस कोहरे के कारण काफी प्रभावित हुआ है और कोहरे के चलते क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
और अब सीकर जिले के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। 2 दिन पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र में शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा छा गया है। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण अंचलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और वाहन रैंक कर चलते नजर आए। वहीं ठंडी हवाओं के कारण कड़ाके की सर्दी का असर भी लगातार यहां पर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई। जगदलपुर के बस्तर से खबर है, जहां पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि 8 फरवरी को समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य मंत्रालय महानिधि भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की है और साथ ही सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस्तर कलेक्टर से व्यवस्थाओं की जानकारी भी यहां पर ली। और आप डीडवाना से खबर है, जहां मकराना के हॉस्पिटल रोड स्थित अजमेर ज्वेलर्स की दुकान को रात में 7 चोरों ने निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान से करीब 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और लगभग 10,000 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी कर ले गए, जिससे सुनार को करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सुरेंद्र कुमार सोनी और देवानंद सोनी के इस दुकान में चोरों ने गली की ओर लगे शटर को तोड़ा। इसके बाद जाली वाले गेट के ताले तोड़े और ताले काटे और कांच तोड़कर वो चोर अंदर घुस गए। सूचना पर मकराना थाना पुलिस एएसआई मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और लगातार चोरों की तलाश की जा रही है। तो डीडवाना से खबर है, 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना सहित 10,000 रुपए नकदी चोरी हुई है। तो ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। लगभग 7 चोरों ने इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और वहां से 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना सहित 10,000 नकदी लेकर पार हो गए हैं और जो ज्वेलर है उसको इस चोरी से लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई गई है। तो 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 10,000 नगद रुपयों पर हाथ साफ कर लिया है। 7 चोरों ने सुनार की दुकान को निशाना बनाया है। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस चोरी के बाद सुनार को लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए की नुकसान की आशंका जताई गई है। रात को 2:30 बजे करीबन 6-7 आदमी आए थे। दिन में सुबह रेकी करके गए थे, तो रात को आके बार देख के गए थे। रात को 2-2:30 बजे आए 7 आदमी और लोग तोड़ के सारा सामान निकाल के ले गए।